आंचल अपनी माँ सावरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी आए दिन तबीयत खराब रहती थी। एक दिन देर रात उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पति रमेश उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे अंदर लेकर इलाज करना शुरू कर देते हैं। तभी रमेश के बड़े भाई गौतम वहाँ आते हैं। क्या हुआ रमेश? बहू की अचानक तबीयत खराब कैसे हो गई? कल तक तो ठीक थी। भाई साहब मुझे भी नहीं पता। मैं ऑफिस से आया तो देखा सावरी कमरे में लेटी हुई थी। जब मैं उसके करीब गया तो देखा वो बेहोश थी, तो मैं उसे हॉस्पिटल ले आया और आपको फोन किया। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। जब ये होश में आएगी तो खुद बता देगी। अगर मेरी सावरी को कुछ हो गया तो मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? तू इतना गलत क्यों सोच रहा है? सब ठीक होगा, उसे कुछ नहीं होगा। गौतम रमेश को तसल्ली दे रहा होता है कि तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि सावरी अपना दम तोड़ चुकी है। ये सुनकर रमेश को बहुत धक्का लग जाता है और वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। समय यूं ही बीतता है, लेकिन रमेश सावरी को भूल नहीं पाता, जिसके चलते गौतम उसकी 12 साल की बच्ची आंचल को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है, जहाँ वो गौतम से बोलती है, बड़े पापा मेरी माँ मर चुकी है, अब क्या वो कभी वापस नहीं आएंगी? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। तुम्हें खुद को और अपने पापा को संभालना होगा। नहीं बड़े पापा, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे सभी दोस्तों के पास माँ है, मुझे भी मेरी माँ चाहिए। बेटी शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ भगवान के पास जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। आंचल अपनी माँ को याद करते करते बेहोश हो जाती है। गौतम को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपने भाई के परिवार को बिखरने से कैसे बचाए। वो आंचल को गोद में लेकर कमरे में ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी साली गरिमा आ जाती है। आंचल, आंचल को क्या हुआ जीजू? ये ठीक तो है ना? नहीं गरिमा, कुछ भी ठीक नहीं है। सावरी के जाने के बाद मेरे भाई की जिंदगी खराब हो चुकी है और वो अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान है, और यहाँ ये बच्ची अपनी माँ के लिए। जीजू, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? रमेश जी की दूसरी शादी करवा दीजिए, जो उनका घर और उन्हें संभाल सके। तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन कोई ऐसी लड़की मिलनी भी तो चाहिए जो इस बच्ची को सगी माँ से ज्यादा प्यार दे सके और एक शादीशुदा आदमी से शादी कर सके। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि शादी करने के लिए लड़की आएगी कहाँ से? जीजू, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं रमेश जी के साथ शादी करना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं उन्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ, लेकिन जब उन्होंने सावरी के साथ शादी कर ली तो मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। लेकिन आज किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है उनके साथ रहने का, और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। तुम सच में मेरे छोटे भाई से शादी करना चाहती हो? हाँ जीजू, मैं रमेश जी से आज भी शादी करना चाहती हूँ, अगर उनको और आपको मंजूर हो तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर रमेश तैयार हो जाता है तो, क्योंकि इस समय उसकी हालत बहुत खराब है। कोई बात नहीं जीजू, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। तब तक तुम इस बच्ची का ध्यान रखो। गौतम इतना कहकर रमेश के घर जाता है और देखता है कि वो सावरी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रो रहा होता है। तू कब तक ऐसे पागल बन के घूमता रहेगा? मेरे भाई, तेरी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तू अब वही करेगा जो मैं कहूँगा। भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं, सही से बताइए। रमेश, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी पत्नी को भूल के मेरी साली से शादी करे, क्योंकि तेरी बच्ची को और तुझे किसी की जरूरत है और इस घर को भी एक औरत की जरूरत है। भाई साहब मैं किसी को भी अपनी सावरी की जगह नहीं दे सकता हूँ, माफ करिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पत्नी की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन तेरी बेटी को एक माँ की जरूरत है। मान जा मेरे भाई, मान जा, अपने लिए ना सही अपनी बच्ची के लिए। गौतम के समझाने के बाद रमेश शादी के लिए हाँ कर देता है और गौतम रमेश और गरिमा की शादी करवाकर एक बार फिर से अपने भाई का उजड़ा हुआ घर बसा देता है। समय बीतता है और समय के साथ गरिमा रमेश के घर को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन न ही उसे औलाद का प्यार मिलता है और न ही पति का, क्योंकि आंचल के स्कूल में जब सभी को पता चलता है कि उसकी माँ सौतेली है तो सभी बच्चे मिलकर उसे भड़का देते हैं
कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। आंचल के दिमाग में यही बैठ जाता है। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही होती है कि तभी गरिमा उसके लिए दूध का ग्लास लेकर उसके कमरे में जाती है। आप मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है और आप सौतेली माँ है। सौतेली माँ कभी माँ जितना प्यार दे ही नहीं सकती है, इसीलिए मेरी माँ बनने का नाटक मेरे सामने मत ही करिए। बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? ये सौतेली माँ, सगी माँ, ये कौन तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। आप अपना प्यार अपने पास ही रखिए और मेरे कमरे से बाहर जाइए। मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है और सुबह भी जल्दी उठना है। आंचल की बात सुनकर गरिमा को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खा पीकर अपने कमरे में सो जाते हैं। सुबह 6 बजे गरिमा की आंख खुलती है। वो फिर से आंचल के कमरे में जाती है और उसे उठाती है। आंचल, उठ जाओ, तुम्हारा एग्जाम है ना आज। जल्दी से उठ जाओ, पढ़ाई कर लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना देती हूँ। आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती है कि आप मेरी सौतेली नहीं बल्कि सगी माँ हैं? मैं वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। अब ये सगी और सौतेली का भेद तुम्हारे अंदर है, मेरे नहीं। अब ये सब छोड़ो और तैयार हो जाओ। आप जाइए ना अपने कमरे में, मैं तैयार हो जाऊंगी। गरिमा अपने कमरे से निकल ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में रमेश मिल जाता है और वो बोलता है, तुम आंचल के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी इतनी सुबह सुबह? आज उसका एग्जाम है ना, उसी को जगाने गई थी कि वह कहीं लेट ना हो जाए। तुमने इतनी छोटी बात का भी ध्यान रखा। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मेरी बेटी की बहुत फिक्र है। आप बोलने में गलती कर रहे हो। वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बेटी है और मुझे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आज के जमाने में कोई सौतेली माँ कहाँ अपनी सौतेली औलाद को इतना प्यार करती है। आज तक ना मैंने इस घर को पराया समझा है, ना ही आंचल को सौतेली बेटी। अपनी तरफ से उसे सगी माँ जितना प्यार देने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन शायद आप लोग मुझे अपना ही नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें हमारी कोई चीज बुरी लगती है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती मेरी है जो मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन जाने दीजिए, आप भी तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। गरिमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय के साथ गरिमा अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाती है और आंचल को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देती है, लेकिन आंचल उसे अपनी सगी माँ मानती ही नहीं है। और तभी एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए गरिमा का पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके सर पर गहरी चोट आती है। सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर से सभी के सामने वही हादसा आ जाता है और गरिमा को जिंदगी मौत से लड़ते हुए देखकर सभी को उसके खोने का डर लगता है और दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों गौतम से बोलते हैं, बड़े पापा, मैंने कभी भी माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कहीं गरिमा माँ भी मुझे सावरी माँ की तरह छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी ना? उसने हमारा दिल जीतने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हमने उसे कभी समझा ही नहीं। भाई साहब, गरिमा ठीक हो जाएगी ना? वो ठीक हो जाएगी। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो खतरे से बाहर है। कुछ दिनों बाद गरिमा ठीक हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। गरिमा का प्यार देखकर आंचल को यकीन हो जाता है कि एक सौतेली माँ भी सगी माँ जितना प्यार कर सकती है। पुनीत अपनी कैटरीना कैफ जैसी साली के साथ बहुत खुश था और उसे पसंद भी करता था। क्या शालू कभी अपने पति की नीयत को समझ पाएगी? क्या पुनीत अपनी कैटरीना जैसी साली की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा? जानेंगे आज की इस कहानी में। पुनीत कैटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन था। वो चाहता था कि उसकी शादी जिसके साथ भी हो वो दिखने में कैटरीना जैसी सुंदर और हॉट हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी एक शालू नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि दिखने में सुंदर भी नहीं थी और नेचर वाइज भी बहुत सिंपल थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती रहती थी। एक दिन सुबह के समय पुनीत हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त राहुल वहां आता है और उससे कहता है, भाई मैं तेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ, जिसे सुनते ही तेरा दिल खुश हो जाएगा और तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। सुना भाई, तू ही कुछ अच्छा सुना। मेरी लाइफ में तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तू कोई गुड न्यूज दे दे। भाई तेरी मनपसंद हीरोइन कैटरीना कैफ की मूवी आई है, चल कल देख कर आते हैं। घूमना भी हो जाएगा और साथ साथ तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं यार, मन नहीं है मेरा।
बड़े दिन बाद आज तो ऑफिस से छुट्टी मिली है, सोच रहा हूँ घर में ही आराम कर लूँ। थोड़ा कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या यार, तू भी शादी के बाद ना कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गया है। कभी भी चलने के लिए बोलो तो तू तो मना कर देता है। ये तो गलत बात है तेरी। तो क्या करूँ यार, मेरी लाइफ ही बोरिंग हो गई है। अब अपनी पसंद की हीरोइन कटरीना कैफ की मूवी देखकर क्या करूँगा, जब मुझे वाइफ वैसे नहीं मिलने वाली। तो एक ही तो तमन्ना थी मेरी, जो कि पूरी नहीं हुई। राहुल और पुनीत आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसकी साली किरण उनके लिए चाय लेकर वहां आती है। किरण को छोटे कपड़ों में रेडी देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी किरण हंसते हुए कहती है, अपना मुंह बंद कर लीजिए, वरना मुंह में कुछ चला जाएगा। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ, और आप ही नहीं, जो भी मुझे पहली बार देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। सॉरी, वो कोई बात नहीं, मुझे आपका यूं देखना बुरा नहीं लगा। आप आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं। जीजू, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। नहीं किरण, तुम जाओ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी होगा तो मैं शालू से मांग लूंगा। ओके जीजू, मैं चलती हूँ, आप चाय पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। किरण इतना कहकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जिसके बाद राहुल पुनीत से कहता है, भाई तुझे कटरीना कैफ की मूवी देखने की क्या जरूरत है? तेरे तो घर पर ही कटरीना कैफ की तरह सुंदर और हॉट सी लड़की है, फिर भी तू कटरीना कैफ जैसी वाइफ ना मिलने पे रो रहा है। साले, वो मेरी साली है, ना कि मेरी घरवाली, जो कि मैं उसे देखकर खुश हो जाऊं। हाँ, लेकिन तेरी ये बात सच है कि मेरी साली बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी है। वो बिल्कुल कटरीना की तरह सुंदर और हॉट है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? भाई, साली भी तो आधी घरवाली होती है। तुझे तेरी कटरीना कैफ जैसी वाइफ नहीं मिली, लेकिन साली तो मिली है ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे कटरीना कैफ जैसी साली मिली है। अपने दोस्त की बात सुनकर पुनीत हंसने लगता है। उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय किरण रसोई में नूडल्स बनाते हुए कैटरीना कैफ का गाना गा रही होती है। I know you want it but never gonna get, तेरे हाथ कभी ना आनी, शीला शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। किरण का सॉन्ग रसोई के बाहर खड़े उसके दीदी और जीजा भी सुन रहे थे, जिसे सुनकर वो रसोई के अंदर आते हैं। तभी पुनीत हंसते हुए कहता है, मुझे तो पता ही है कि तुम मेरे हाथ नहीं आने वाली हो, इसलिए तुम्हें गाकर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कटरीना कैफ जैसी साली इतना अच्छा गाना गाती है। जीजू, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या आपको सच में मेरे गाने की आवाज अच्छी लगी? वो क्या है ना कि आपकी तरह मुझे भी कटरीना कैफ बहुत पसंद है, और ये गाना तो मेरा सबसे फेवरेट है। साली साहिबा जी, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, और तुम्हारी सुई की गाने पर ही अटकी हुई है। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल कटरीना जैसी सुंदर और हॉट वाइफ चाहता था, लेकिन मुझे मिली ही नहीं। बट अब खुश हूँ, क्योंकि मेरी साली जो है वो बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी लगती है। अच्छा, तो एक काम कर लो ना, आप मुझे छोड़ ही दो और अपनी कैटरीना कैफ जैसी साली से शादी कर लो। क्यों आपका कोई अरमान अधूरा रह जाए? वैसे भी आपकी और मेरी तो बनती ही कहाँ है, अलग हो जाएंगे तो अच्छा ही है। शालू इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पुनीत भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद पुनीत अपनी साली के साथ शॉपिंग पर जाता है और उसे बहुत सारा सामान दिलवाकर घर लाता है। तभी किरण अपनी बहन शालू को सारी चीजें दिखाते हुए कहती है, दीदी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको जीजू जैसा पति मिला है, वरना आज के जमाने में इतना केयरिंग पति कहाँ मिलता है। बात तो सही है, आज के जमाने में बहुत कम ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ ईमानदार होते हैं, वरना आजकल के पतियों की नजर अपनी बीवी से ज्यादा तो अपनी सालियों पर होती है। यार, इसको कैसे पता चल गया कि मैं अपनी साली को पसंद करता हूँ? अगर इसका शक यकीन में बदला तो ये मेरी जान ले लेगी। यार, तुम हमेशा मेरे और अपनी बहन पर शक क्यों करती रहती हो? अब मेरी साली कटरीना कैफ जैसी साली है तो मैं बोलता हूँ, इसमें जलने वाली क्या बात है? हाँ, कोई बात नहीं। अगर मैं आपके भाई को देखकर बोलूं कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आपके लिए तो आपकी साली ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक मिनट, आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। दीदी, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, आप रख लीजिए सारा सामान, लेकिन प्लीज शक मत करिए, जीजू सिर्फ मेरी तारीफ करते हैं और कुछ नहीं। किरण इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन किरण एक राज नाम के लड़के के साथ घर आती है।
और अपने दीदी और जीजू से मिलवाते हुए कहती है, दीदी और जीजू इनसे मिलिए, यह है राज मेरे बॉयफ्रेंड और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब शायद इनके ऊपर से कैटरीना कैफ जैसी साली का भूत उतर जाए और ये उसे पसंद करना छोड़ दे। ये आप क्या कह रही है दीदी? मेरी किरण को कोई और भी पसंद करता है। ये मेरी होने वाली वाइफ है। कोई अगर इसकी तरफ देखेगा भी ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। किरण, तुम इस पागल इंसान से शादी करना चाहती हो। मुझे तो लगता था तुम्हारा और इसका रिश्ता टूट गया होगा, लेकिन तुम तो शादी तक पहुंच गई। तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं हो सकती। पागल है ये। जीजू ये मेरी लाइफ है और ये मेरा फैसला होगा कि मुझे किसके साथ बितानी है। अब मैं पूरी जिंदगी कुंवारी थोड़ी ना बैठी रहूंगी, मुझे भी अपना घर बसाना है। कल मंदिर में मैं और राज दोनों शादी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। किरण तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी शादी में जरूर शामिल होंगी, कोई हो या ना हो। मुझे पता था दीदी कि आप मेरा साथ जरूर देंगी। चलिए हमें अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। राज तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल मंदिर में मिलती हूँ। किरण के कहने पर राज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद किरण और शालू भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन किरण राज से शादी करने के लिए अपनी बहन के साथ मंदिर पहुँच जाती है। राज और किरण की शादी शुरू होने ही वाली थी कि तभी पुनीत कुछ लोगों को लेकर शादी रोकने के लिए वहां पहुंचता है और जैसे ही किरण की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी राज के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और पुनीत उनके लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबके हाथों में हथियार देखकर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता और किरण राज अपनी शादी की सारी रस्में पूरी करते हैं। जिसके बाद राज पुनीत के पास आकर कहता है, अफसोस है आप हमारी शादी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और आपकी कटरीना कैफ जैसी साली को कोई और लेकर चला गया। आप तो सलमान भाई की तरह खड़े होकर देखते रह गए। राज इतना कहकर हंसते हुए किरण के साथ वहाँ से चला जाता है और इस तरह से पुनीत की कैटरीना जैसी साली उसके हाथ से निकल जाती है, जिसका अफसोस उसे जिंदगी भर रहता है। प्रथा अपनी सास सुधा और पति नरेश के साथ रहा करती थी। सुधा अपनी बहू से काफी खुश थी और वो अपनी बहू से खुश होती भी क्यों नहीं। आखिर उसको उसकी बहू सर्वगुण संपन्न जो मिली थी। सुधा की बहू सर्वगुण संपन्न तो थी, पर उसके अंदर किताबी कीड़ा था। प्रथा अक्सर किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रथा तैयार होकर लाइब्रेरी में जाने के लिए बाहर हॉल में आती है। तभी उसकी सास बाहर हॉल में बैठी हुई उससे कहती है, बहू कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी मैं बाहर लाइब्रेरी जा रही हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप बता दीजिए, आते हुए बाजार से लेती आऊंगी। नहीं बहू, फिलहाल तो मुझे अभी कुछ नहीं मंगवाना, पर तू घर जल्दी आना, वैसे भी 4 बज गए हैं। माँ जी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। प्रथा अब अपनी सास से बात करके वहाँ से लाइब्रेरी के लिए चली जाती है। प्रथा लाइब्रेरी जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक पुरानी लाइब्रेरी पर पड़ती है। उसको देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये कैसी लाइब्रेरी है? मैंने आज से पहले तो इस लाइब्रेरी को कभी नहीं देखा। जो भी है, एक बार मुझे इस लाइब्रेरी में जाकर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी थी, बस इसीलिए प्रथा उस लाइब्रेरी में जाने की ठान लेती है। कुछ देर बाद वो उस लाइब्रेरी में जाती भी है। लाइब्रेरी में जाकर प्रथा वहाँ पर रखी किताबों को देखने लगती है। वो किताबें बहुत ही पुरानी और अजीब सी दिख रही थी। उन किताबों पर धूल मिट्टी जमी हुई थी। उस मिट्टी को देखकर प्रथा खुद से कहती है, ये इन किताबों पर इतनी मिट्टी क्यों जमी हुई है? कैसी अजीब सी किताब है। इस किताब पर ये कैसा चिन्ह है? जरा आप पढ़कर तो देखूं। प्रथा अब उस किताब से धूल हटाती है और उस किताब को खोलती है। वैसे ही उसके पहले पेज पर लिखा था, काली जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। उस किताब को देखकर प्रथा मानो इस किताब में खो जाती है। प्रथा बस उस किताब को पढ़ती ही रहती है। कब रात हो जाती है प्रथा को कुछ पता नहीं चलता। पर प्रथा अब तक घर नहीं आई थी, बस इसीलिए उसकी सास को प्रथा की टेंशन होने लगती है। अब दरवाजे पर सुधा अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन अपने दरवाजे से उसको इस तरह घूमते हुए देखती है और उसे इस तरह से घूमते देखकर उसकी पड़ोसन उसे आवाज लगाते हुए कहती है, सुधा बहन, तुम यूं इस तरह दरवाजे पर भूतनी की जैसे क्यों मंडरा रही हो?
क्या बताऊं बहन, मैं अपनी बहू का इंतजार कर रही हूँ, वो अब तक घर नहीं आई। पर गई कहाँ है? लाइब्रेरी कह कर गई थी और उसने कहा भी था जल्दी आ जाएगी, अब तक वो आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई। सुधा बहन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने अपनी बहू को बाहर भेजा ही क्यों? तुम्हारे अंदर सच में दिमाग ही नहीं है। अरे तुम नहीं जानती कि रात को 9 बजे के बाद वो आती है और उसको जिसका भी दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है वो उसको नहीं छोड़ती। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? डायन बहन, सुना है रात 9 बजे के बाद वो हर किसी के दरवाजे को खटखटाती है और अगर किसी का भी गलती से भी दरवाजा या खिड़की खुला मिल जाता है तो वो उसको नहीं छोड़ती है। या तो वो उसके घर को बर्बाद कर देती है या फिर उस घर की औरत को नहीं छोड़ती है। हे भगवान, ये क्या बोल रही है ये? अगर ऐसा हुआ, ना बाबा ना, मैं अपने घर को नष्ट नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो डायन अपना अगला शिकार मेरे ही घर को बना ले। पर बहू भी अभी नहीं आई है, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। वो खुद से बातें कर ही रही थी, तभी उसकी नजर दूर से आ रही एक औरत पर जाती है। अंधेरा ज्यादा था, बस इसीलिए औरत का चेहरा नजर नहीं आ रहा था और उस औरत को उसके घर की तरफ आते देखकर सुधा काफी डर जाती है। हे भगवान, कौन आ रहा है मेरे घर की तरफ? आखिर कौन है जो तेजी से मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है? इतना बोलकर सुधा काफी डर जाती है, जिसके बाद वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के कुछ ही देर बाद उसका दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है, पर इस बात से अनजान सुधा की उसके दरवाजे पर उसकी बहू है, वो दरवाजा नहीं खोलती। सुधा दरवाजा नहीं खोलती, बस यही देखकर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी प्रथा खुद से कहती है, माँ जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। माँ जी दरवाजा खोलिए, कहाँ है आप माँ जी? हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? ये डायन तो मेरी ही बहू की आवाज निकाल रही है, कहीं ये मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरे घर का दरवाजा तो नहीं खुलवाना चाहती। जहाँ एक तरफ सुधा के मन में इतने सारे सवाल आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब नरेश भी घर आता है। नरेश भी काफी दरवाजा खटखटाता है, पर सुधा दरवाजा नहीं खोलती और अपने बेटे की आवाज सुनकर उससे कहती है, मैं जानती हूँ तू डायन है, तू मेरे बेटे बहू की आवाज निकालकर मेरे घर का दरवाजा खुलवाना चाहती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? हम कोई डायन या भूत नहीं है, आप एक बार दरवाजा खोलिए। नरेश अपनी माँ को काफी समझाता है, जिसके बाद सुधा दरवाजा खोल देती है। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर नरेश अपनी माँ को संभालते हुए अपनी पत्नी प्रथा से कहता है, प्रथा जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। जी मैं अभी लाती हूँ। प्रथा अब अपनी सास के लिए पानी लाती है और अपनी सास को पानी पिलाते हुए उससे कहती है, माँ जी आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? आखिर हुआ क्या है आपको जो आप दरवाजा नहीं खोल रही थी? अपनी बहू की बात सुनकर सुधा अपनी बहू को सारी बात बताती है। ये सब जानने के बाद प्रथा सब समझ जाती है कि उसकी पड़ोसन ने जानबूझकर उसकी सास के कान में ये बात डाली है और उसको इतना डराया है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने पति और अपनी सास को बोलती है, मैं जानती हूँ कि जानबूझकर आंटी जी ने आपको डराया है माँ जी, पर आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी बहू आपकी पड़ोसन को अच्छा सबक सिखाएगी। बस आप अंदर चलिए, मैं हमारी पड़ोसन को देख लूंगी। पर बहू अगर उसने ये मजाक मुझे डराने के लिए किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं हूँ। अब आप देखिए आंटी जी को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। प्रथा अब अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो उस किताब को खोलकर अपने पास एक नींबू और कुछ पिंस रखती है और वो उस नींबू को लाल रंग में रंग देती है। नींबू को कलर करने के बाद प्रथा उस नींबू में वो पिन चुभा देती है और अपने पड़ोसन के घर के सामने रख देती है। अब जब अगली सुबह उसकी पड़ोसन उस नींबू को देखती है तो वो बहुत डर जाती है। ये क्या है? ये किसने किया? हे भगवान, कोई मेरे घर पर काला जादू कर रहा है क्या? वो खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ प्रथा आती है और अपनी पड़ोसन को इस तरह डरे देखकर वो उसको देखकर एक रहस्यमय मुस्कान देती है और अपनी आंटी से कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, देखना पता नहीं कौन मेरे घर पर काला जादू कर रहा है। हाँ आंटी जी, जरा बचकर, कहीं आपको किसी से कोई खतरा ना हो जाए या वो डायन कहीं आपके घर ना आ जाए। इतना बोलकर प्रथा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और उसकी हंसी और मुस्कान देखकर उसकी पड़ोसन खुद से कहती है, डायन?
ये तो मैंने बस इसकी सास को डराने के लिए कहा था, पर ये इतने दावे के साथ क्यों कह रही है कि वो डायन मेरे घर। हे भगवान, कहीं ये काला जादू करने वाली ये ही तो नहीं। जो भी है, आज रात मैं इस पर नजर रखूंगी। इस तरह वो उसकी पड़ोसन रात होने का इंतजार करने लगती है। और अब जब रात के 12 बजते हैं तो एक बार फिर प्रथा अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी पड़ोसन आंटी के पास लाल मिर्च रख काले कपड़े में कुछ सिंदूर रख देती है। पर ये सब उसकी पड़ोसन देख लेती है और वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और उसको वहीं पकड़कर उससे कहती है, बहू, तू ये क्या कर रही है? इसका मतलब मेरे घर पर काला जादू करने वाली कोई और नहीं बल्कि तू है। पड़ोसन की बात सुनकर प्रथा हंसने लगती है और उसकी हंसी सुनकर नरेश और सुधा भी बाहर आते हैं, जिसके बाद प्रथा उसको सारी बात बता देती है। आंटी जी, मजाक अच्छी बात है, पर आप ये भी तो सोचिए कि उस मजाक से किसी का नुकसान भी हो सकता है। मजाक उतना ही कीजिए जितना सामने वाला या आप बर्दाश्त कर सकें। प्रथा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन प्रथा की बात समझ जाती है कि आखिर वो उसे क्या समझाना चाहती थी, जिसके बाद वो सुधा से माफी मांगती है और फिर कभी वो ऐसी मजाक नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।